जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास रहने वाली है और केमिस्ट्री की क्लास में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन और तत्व और यौगिक और मिश्रण यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिश्रण को अलग करने की विधियों के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तत्व और यौगिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या तत्व होता है, क्या यौगिक होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस और केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और सभी स्टूडेंट को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहले रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत आईएमपी है ये लिस्ट आपको याद करना है। क्या है ये, चलिए डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये है लिस्ट। अब इस लिस्ट में आपको क्या याद करना है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी आपको मेटल्स मिलेंगी, कार्बन यहाँ पर मेटल नहीं है पर कार्बन को इंक्लूड कर लिया है रिएक्टिविटी शो करने के लिए। जितने जितने आप इसके ऊपर जाते जाओगे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स मिलते जाएंगी। और हाइड्रोजन के नीचे नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इनका क्या यूज़ है, क्यों याद करनी है हमें ये टेबल। तो ये टेबल हमें इसलिए याद करनी है क्योंकि आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें से कौन किसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो अगर कोई सी मेटल उस मेटल को प्रतिस्थापित करेगी जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, उसको ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, उसको प्रतिस्थापित कर देगी, उसको डिस्प्लेस कर देगी। तो इसके लिए हमें जो ये जो टेबल है याद होना चाहिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन कम रिएक्टिव होता है। और एक और ज़रूरत इनकी भी पड़ती है कि जैसे मेटल की रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है। तो कौन हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी, जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट मेटल्स हैं, वो जो मेटल है हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करती है। और हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती। तो इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन आपके इस लिस्ट से कवर हो जाएंगे, तो ये आपको याद करना है। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट ये भी शो कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेटल्स है वो आपकी रिएक्टिविटी विथ वाटर से शो करेगी कि ज़्यादा रिएक्टिव होती है। एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ इतनी जो है वो रिएक्शन करती है। ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सी रिएक्शन करती है, सिल्वर तक करती है, गोल्ड प्लेटिनियम बिल्कुल नहीं करती है। तो इस तरह से ये पूरी टेबल आपको याद करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यही आईएमपी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम पढ़ चुके हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेंट भी होता है, अवक्षेपों का बनना, कलर भी चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज भी होता है। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित में से किस नियम को संतुष्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर केमिकल रिएक्शन जैसे वाटर है, वाटर का बनना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं। अब वाटर बनाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन तो 1 ही, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको हम संतुष्ट इस तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। क्या अब हमारी इक्वेशन बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। तो बैलेंस इक्वेशन ही होती है ये। इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। संतुलित कर देना, अगर नहीं होती तो उसे हमें संतुलित करना पड़ता है। तो जो संतुलित रिएक्शन होती है वो कौन से नियम को संतुष्ट करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होने से पहले उनके द्रव्यमान और रिएक्शन होने के बाद उनके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता, मासेस उनके फिक्स रहते हैं, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है। ये आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, एमिट होती है। तो चूना पत्थर का बिना बूझे चूने में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम की बात करिए यहाँ पर। तो लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को लाइमस्टोन कहा जाता है। और क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें कन्वर्जन में क्या होता है, CO2 रिमूव होती है। तो ये जो रिएक्शन है इसको तोड़ने के लिए, इसमें कन्वर्ट होने के लिए किसकी हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल नहीं है।
जल का विद्युत अपघटन, तो वाटर इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करोगे तब जाके किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, तो ये भी क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये भी नहीं है। श्वसन की अभिक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, C6H12O6, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये रिएक्शन किसकी होती है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की अभिक्रिया होती है, जिसमें यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है, इसलिए क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। प्रकाश संश्लेषण जस्ट इसका अपोजिट होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, श्वसन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। रिएक्शन होने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है, जिसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्शन देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है, और क्या बनता है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, मोनो ऑक्साइड, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड बनता है। तो इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग, तो कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम ऐड करते हैं तो इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट जनरेट होती है, तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, शोषी नहीं है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का संयोजन, अभी मैंने बताया रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन थी, तो ये भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, इसमें रिलीज होती है। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जिंक और HCl की रिएक्शन, मेटल और जो एसिड है उसमें हमेशा क्या होती है, मेटल एक लवण बना लेती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये भी क्या है, ऊष्मा शोषी नहीं है, इसमें भी गैस रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है। तो कौन सा एग्जाम्पल हुआ इसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। श्वसन किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है एट लास्ट में, तभी तो ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी मिलती है हमें। ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। पुरानी किताबों के कागज का रंग भूरा किसके कारण हो जाता है, वाई डज द पेपर ऑफ ओल्ड बुक्स टर्न ब्राउन, अगर बुक्स बहुत टाइम तक रखी रहती है तो उनके जो पेज है थोड़े थोड़े येलो कलर के हो जाते हैं, तो किस कारण से वो हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो जो सेल्यूलोज होता है जिससे पेज बनता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं ये रिएक्शंस के। क्वेश्चन है, बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया, तो बिना बुझा चूना क्या होता है, यहाँ पर बोला है क्विक लाइम, जो भी अभी मैंने बता चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम। ध्यान रखिएगा, वो प्रीवियस क्वेश्चन अलग था और ये अलग है। ये क्विक लाइम, उसमें क्विक लाइम बन रहा था, उसमें क्विक लाइम से स्लैग्ड लाइम बन रहा है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस अलग थी और ये प्रोसेस अलग है। इस प्रोसेस में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है, इसलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आप अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो टेस्ट सीरीज़ को देते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में आपकी रैंकिंग भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। इससे आपको आप प्रैक्टिस करने में, आपको पढ़ाई करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक डीपली डिटेल सॉल्यूशन और पीडीएफ के साथ अवेलेबल करा दिया गया है। सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट करके कोर्स में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते क्या है, थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। तो फ्रेंड्स, ये है होमोजीनियस मिक्सचर और ये है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट या फिर जो भी तत्व पदार्थ मौजूद होंगे वो क्या होंगे, उनका जो कंपोजिशन होता है, मतलब उनका पूरे सॉल्यूशन में जो उनका रेशो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इनमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका कोई रेशो यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। अब क्या होता है ये एक जैसा, क्या एक जैसा नहीं होता है, ये हम आगे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक और बात इनके बारे में ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर में, इनको आप हमारी जो नॉर्मल आइज़ है उसके थ्रू नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, जैसे हम एग्जांपल अगर लें, यहाँ पर ये ग्रेन एंड पल्सेस हैं, दालें हैं, दालें में अगर अनाज और दाल को मिला दोगे तो दोनों के मिक्सचर बन जाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ये, इसका एग्जांपल है। तो आप देख सकते हो कि दाल अलग जा रही है, गेहूँ अलग जा रहे हैं, या फिर अनाज अलग जा रहा है। तो इस तरह के मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस, जिनको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो। अगली बात अगर मैं करूँ होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, तो वो ये है कि इनमें जो कंपोनेंट्स का साइज़ होता है या फिर किस लेवल का साइज़ होता है, इसमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल का साइज़ होता है, इसलिए हम इनको नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। और इसमें क्या होता है, साइज़ ऑफ पार्टिकल आर लार्ज होते हैं, पार्टिकल्स के साइज़ लार्ज होते हैं जिन्हें हम हमारी नॉर्मल आँखों से भी देख सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, इनको थोड़ा सेपरेट करना टफ होता है और इनको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये होमोजेनियस मिक्सचर बना है, मिश्रण बना है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, सभी की सेम होती है। और इनमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप के, क्योंकि हेट्रोजेनियस है, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मौजूद होंगे इसमें। तो अलग अलग पार्टिकल्स मौजूद होने की वजह से इनमें क्या होता है कि इनका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होगी। अब एग्जाम्पल आप ये वाले चैप्टर में आपको एग्जाम्पल ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप सॉल्ट का सॉल्यूशन लोगे तो सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या है, पानी में अगर आप नमक मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे आपको सॉल्ट के और वाटर के। शुगर सॉल्यूशन, एयर, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस में क्या आता है, सॉल्ट एंड शुगर, इसमें सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर आता है। उसके बाद अनाज और दाल का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है। और हवा, लेकिन कौन सी, पॉल्यूटेड एयर में क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ये। नॉर्मल एयर क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पॉल्यूटेड एयर से रिलेटेड आए ना तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आता है। तो ये थे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, सब्सटेंस फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ डिफाइंड प्रोपोर्शन। तो क्या होता है, डिफाइंड प्रोपोर्शन किस में होता है, दो या दो से अधिक तत्व, एक ही टाइप के तो एलिमेंट में होंगे लेकिन इन दोनों में दो या दो से अधिक होते हैं, लेकिन डिफाइंड प्रोपोर्शन किस में होता है, यौगिक में, कंपाउंड में। दो या दो से अधिक तत्व के किसी भी अनुपात में मिला देने से पदार्थ कौन सा बनता है, मिश्रण। बारूद क्या है, गन पाउडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स गन पाउडर किसका एग्जाम्पल है, तो बारूद में क्या है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक मिश्रण का एग्जाम्पल है। कोयला क्या है, तो फ्रेंड्स कोयला क्या है, हम पढ़ चुके हैं, कार्बन एंड इट्स फॉर्म में। कोयला एक तत्व होता है, एलिमेंट होता है जिसका फॉर्मूला सी होता है इसमें, क्योंकि एक ही प्रकार के तत्व जो है मौजूद, एलिमेंट्स जो एटम्स है वो मौजूद होते हैं। चलिए, हीरा, डायमंड इज अ, डायमंड क्या है, डायमंड में भी कार्बन मौजूद होता है, सिर्फ कार्बन के एटम्स ही होते हैं, इसलिए ये क्या है, एक एलिमेंट है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है, यौगिक कौन सा है, ये मिश्रण है। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। पारा भी क्या है, तत्व है, एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं। अमोनिया, NH3, इसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिफाइंड रेशो में, इसलिए क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, हु सेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। किसने कहा था फ्रेंड्स, ये कणाद ने।
विरंजक चूर्ण क्या है? व्हाट इज अ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर फ्रेंड्स क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? फॉर्मूला याद होने चाहिए इसके लिए आपको। सीमेंट का फॉर्मूला आपको बता देती हूँ क्या होता है। CaO.Al2O3.XH2। इसमें ऑक्सीजन दिख रही है? हाँ है, हेती। चलिए सेंड में देख लेते हैं, सेंड का भी बताया मैंने, इसमें भी ऑक्सीजन है। केरोसिन का फॉर्मूला लिखते हैं C12H26 से लेकर C15H32 तक के जो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं वो केरोसिन के कैटेगरी में आते हैं। केरोसिन इनसे मिलकर बना होता है। इनमें ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो नहीं है इसमें ऑक्सीजन। ग्लास को और देख लेते हैं। ग्लास का, सॉफ्ट ग्लास का फॉर्मूला बताती हूँ। Na2O.CaO.6SiO2। इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। ग्लास के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने सॉफ्ट ग्लास का आपको बताया है, ये सॉफ्ट ग्लास है, तो सभी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, केरोसिन में नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया द्वारा वायु से अलग नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? तो हवा है, हवा में से सारी गैस को आपको सेपरेट करना है तो आपको डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड को यूज़ करना होगा फ्रेंड्स। लेकिन इस मेथड के द्वारा आप हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एयर में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, ऑर्गन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। फाउंटेन पेन की स्याही में मौजूद रंगों को किस तकनीक से अलग किया जा सकता है? तो कौन सी मेथड यूज़ की जाती है फ्रेंड्स? इसमें मैंने अभी बताया था, क्रोमेटोग्राफी, जिसमें डाइज में से कलर को आपको अलग करना है। पानी में से गैस अलग कैसे की जाए? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी 15 जनवरी को टेक्निकल वालों की एग्ज़ाम में पूछा गया है। हाउ टू सेपरेट गैस फ्रॉम वाटर। तो फ्रेंड्स गैस को पानी से अलग कैसे किया जा सकता है? तो गैस को पानी से अलग करने के लिए हमें पानी को गर्म करना पड़ेगा, हीटिंग करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा, और हीट करने से क्या होगी, जो गैसेस है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगी। तो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए गैस फ्रॉम वाटर? बाय हीटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्म करके। तो स्टूडेंट ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जाम तक मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।